अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे होंगे। डेफिनेटली मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है आप लोगों का। अच्छा जनाब, आज मैंने ना एक सेगमेंट में आप लोगों के सबके जो है वो सवालों के जवाबात भी देने हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और जितना भी आप हमें सोशल मीडिया पर प्यार देते हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसी थेरेपी बताऊं जो कि आपका सारा मसला ही सॉल्व कर दे। पूरा दिन क्या होता है कि लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आता रहता है, और ये जो गुस्सा होता है ना, ये इस तरह होता है कि लोगों का पूरा दिन जो है वो ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी है। वैसे तो ओवरऑल गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये किसी के बस में नहीं होता। जाहिर है ये आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो आपको नहीं पता होता कि आपके क्या इमोशंस हैं या आप क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन जो इंसान गुस्से को कंट्रोल कर ले और गुस्से पे काबू पा ले, वो सबसे बहादुर है। गुस्से को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी टिप ये है कि जब आप गुस्से में हो, किसी भी वजह से, घर में किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी रिश्तेदार से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दोस्त से लड़ाई हो जाए, किसी कुलीग से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो, सबसे पहले आपने साइलेंट होना है। अगर आप किसी कमरे में हैं तो आप उस रूम से उठ के चले जाएं। अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं तो आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि गुस्से के दौर हमें सारी ज़िंदगी का पछतावा होता है और आप कहते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो इस पछतावे से बचने के लिए, रेग्रेट से बचने के लिए 3 टिप्स जिस जगह मौजूद हैं वहाँ से चले जाएं। अपनी लंबी लंबी सांसें लें और फिर एक्सहेल करें, इनहेल करें। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जिससे वाकई आपको एंगर इश्यूज़ हैं, तो अपनी डाइट का ख्याल रखें और कट ऑफ कर दें उस डाइट को जिसकी वजह से पूरा दिन आपको गुस्सा आता है। अब डाइट में जो है ना वो सारी ही चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खा रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं, कुछ लोग कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपनी लाइफस्टाइल पर ज़रूर नोटिस कीजिए और 3 टिप्स जिस जगह हैं वहाँ से चले जाइए। 3 या 4 सेकंड के लिए मसल को रिलैक्स कीजिए और डीप ब्रीथ यानी ब्रीदिंग करें। और इसके अलावा जो डाइट आप खाते हैं रेगुलर, उसको उस दिन छोड़ दीजिए, स्किप द मील, और कुछ और खाइए। तो इसके अलावा ये बेहतरीन टिप है और आप देखें कि पूरा दिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हमारी टॉप स्टोरीज़ वो हैं जो हैं वो शामिल करते हैं। हमारी जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं? तो हमारी टॉप स्टोरीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि भाई शर्जील इनाम मेमन ने सिंध में सफरी सहूलियात जो है वो मज़ीद बेहतरी करने की नवीद सुना दी है। यानी कि अब ये जो सफरी सहूलियात है बेहतर होंगी। और इससे पहले भी जिस तरह से कल हमने बात की डबल डेकर बसों के हवाले से, आपको बताया कि ये जो है डबल डेकर बसों का जो इशू है अब ये सॉल्व होने जा रहा है। इसके अलावा जो है उन्होंने मज़ीद कहा है कि ग्रीन लाइन BRT रूट पर ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा जल्द ही। अच्छा जी, उसके अलावा जो है खुसूसी बच्चों के लिए मुफ्त बाइक्स भी तैयार की जा रही हैं। मतलब जहाँ पर उन्होंने पिंक बस सर्विस का ऐलान किया, वहीं पर जो है फिर उन्होंने बच्चों के लिए जो खुसूसी बाइक्स हैं उसका भी ऐलान कर दिया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि चोरी शुदा गाड़ी का ई चालान 5 स्टार होटल को जो है वो मौसूल हो गया है। अच्छा जनाब, कराची में जो ट्रैफिक के हवाले से ई चालान चल रहा है उसमें ये 5 स्टार होटल को अब जो है ई चालान मौसूल हुआ है। अच्छा, कराची में ट्रैफिक पुलिस के खुदकार ई चालान निज़ाम में गड़बड़ के बायस 28 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी का 10,000 रुपये का चालान गलती से एक निजी होटल को भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स लेने से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि KMC कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ये फैसला कंटोनमेंट के रिहायशियों की दरखास्त पर सुनाया गया है। मजीद बात करते हैं कि बहरे अरब में पाकिस्तान नेवी की कार्रवाई, अरबों की मंशियात जो है वो बरामद कर ली गई है। पाकिस्तान नेवी ने बहरे अरब में कार्रवाई करते हुए 2000 किलोग्राम से ज़ायद मेथएम्फेटामिन आइस बरामद कर ली है, जिसकी मालियत तकरीबन $13 करोड़ बताई गई है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कराची के जो ज़िले हैं जहां पर पोर्शंस बन रहे हैं गैर कानूनी और गैर कानूनी तजव्वुज़ात हैं, उस हवाले से जो है अब ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जावेद बी खोसो ने बताया है कि कराची के ज़िला जनूबी में गैर कानूनी पोर्शन और इजाफी फ्लोर्स की ख़रीदो फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो तमाम सरकारी रजिस्ट्रार और बिल्डर्स को जारी किया गया है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं ब्लैकमेलर हजरात की। ख़वातीन को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मोबाइल फ़ोन्स हैक करके ख़वातीन को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम समीर खान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के
हवाले कर दिया। अच्छा, जो अगली खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। कराची के इलाके मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची मौसूल हुई, जिसमें मुलजिमान ने 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया और पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई हैं और वाकये का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और एक दफ़ा फिर से बात करते हैं मिस्टर ट्रंप की, मिस्टर प्रेसिडेंट की। और जनाब ट्रंप का दावा 350% टैरिफ की धमकी से पाक भारत जंग रोकी। एक दफ़ा फिर से उन्होंने पाक भारत जंग का जिक्र किया। पता नहीं अब तो काउंटलेस हो गई है ये बात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया है। बात करते हैं पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के सितारे अरशद नदीम की। जी हाँ, एक दफ़ा फिर से एक लंबी थ्रो और कहते हैं कि भाई इंजर्ड होने के बाद अब 100% बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने सऊदी अरब के रियाज में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता, जबकि हमवतन यासिर सुल्तान ने चांदी और नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स ने ब्रॉन्ज हासिल की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो जनाब फुटबॉल के बारे में क्या कहना है कि फुटबॉल के बहुत सारे शायकीन हैं। 1.5 लाख आबादी वाला कुरासाओ वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया है। कैरिबियन जजीरे कुरासाओ, जिसकी आबादी 1,76,000 है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करके खेल की तारीख रकम कर दी है। अब कुछ बात करते हैं जनाब कि मौसम कैसा है। तो मौसम जो है शहर कायद का, वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो इसका दर्जा हरारत है वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हवा में जो नमी का तनासुब है वो है 65%। फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 7वें नंबर पर मौजूद है और हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार जो है वो 172 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। अभी जल्दी से चलते हैं और वेदर फोरकास्ट जो है वो आपको बताते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। थोड़ी सी देर में वेदर फोरकास्ट हमारी स्क्रीन पर जो है वो नज़र आएगी और फिर हम आपको बताएंगे ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके बाहर जाएंगे। तो जनाब 11 बजे है 26 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 28 सेंटीग्रेड और फिर 11 बजे है 29 सेंटीग्रेड और फिर जो 2 बजे है 30 सेंटीग्रेड। तो ये रहेगी मौसम की सूरत हाल। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम सिंध हाई कोर्ट की हेयरिंग्स के हवाले से कि आज कौन कौन सी अहम समातें जो हैं वो हाई कोर्ट में हैं। तो गैर कानूनी तामीरात हैं, इसके अलावा तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ये जो है वो समात कर रहे हैं। अच्छा, तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समात होगी। चीफ जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू अहम केसेस की समात होगी। अच्छा जी, तो ये जो है वो खबरें मैंने आपके साथ में शेयर की। अब बताते हैं आपको कि सदर आसिफ जरदारी ने उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्टी चीफ सेनेट को ओहदे से हटा दिया है। अच्छा जनाब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो सरकारी जामियात के चांसलर भी हैं, उन्होंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्टी चेयर सेनेट जमील अहमद खान को ओहदे से हटा दिया है और इस फैसले का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छा जी, अब ट्रैफिक अपडेट्स जो है वो आपके साथ में जो है वो शेयर कर लेते हैं। और ट्रैफिक अपडेट्स क्या हैं? ट्रैफिक अपडेट्स जो हैं वो ये हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे पर तरक्याती काम के बायस हसन स्क्वायर टोल प्लाजा आर्जी तौर पर जो है वो बंद है। FWO की जानिब से लियारी एक्सप्रेस वे पर तरक्याती काम जारी है। अच्छा जनाब, इसके अलावा शहरी जो हैं वो गरीबाबाद टोल प्लाजा से लियारी एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर सकते हैं। शहरी दौरान सफ़र किसी भी परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। और मज़ीद बात करते हैं हेल्थ के हवाले से। तो जो हेल्थ की सिचुएशन है वो क्या सिचुएशन है? हेल्थ की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि सिंध में जो डेंगू के केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से पहले भी हम आपको बता चुके हैं 24 घंटों में 155 मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और यौमिया डेंगू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के 155 नए मरीज़ दाखिल हुए हैं। तो ये तो जनाब हेल्थ सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब सिटी अपडेट्स मैंने आपके साथ में शेयर की और टॉप स्टोरीज जो है उन पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरी चाय आ जाए और आप भी इस वक्त में लेते हैं एक टी ब्रेक। तो हियर विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो जनाब, टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। महराज भाई हमारे साथ हैं, इसके अलावा आजिज भाई हमारे साथ हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं भाई, मौसम के क्या असरात हैं, क्या चेंजेस हैं? आजिज भाई, मैंने महराज भाई से तो पूछ लिया था कि वो कह रहे भाई उनका अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है घूमने का। आप बताएं आपका क्या प्लान है इस दफा घूमने का? हमारा अभी फैमिली का तो कोई प्लान नहीं बना है, अलबत्ता सहाफ़ियों का एक प्लान बना है। अरे वाह भाई, सहाफ़ियों का प्लान बना हम जो है हफ्ते वाले दिन किंजर झील घूमने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये हमारी एक पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, वो रिपोर्टर जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, उसने प्लान किया है वहाँ जाएंगे। हफ्ते वाले दिन शाम को वहाँ पहुँचेंगे, रात में मौसीकी का प्रोग्राम होगा, वो सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे। और ये जो विंटर सीजन है इसका आप मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे। और फिर इतवार के दिन वापसी होगी, ज़ाहिर है पीर को फिर दफ्तर में आना होता है। तो बहरहाल एक दिन की छोटी बस अच्छी फुटेजेस लानी है फिर आपने सिटी अटेंड के लिए। फुटेजेस का वायदा नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक सहाफ़ियों की एक छोटी सी टिप है। तो अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मौसम में फैमिली के ही एक तकाजा होता है कि चले जी घूमने का प्लान बनाएं। तो फरवरी में शायद कुछ करें, ऐसा कोई प्लान फैमिली के साथ में है कि फैमिली के साथ तो फरवरी में जाके घूमने फिरने का थोड़ा सा कोई करें। चलिए जी, बिल्कुल जिन जिन की फैमिलीज़ हैं डेफिनेटली दे कैन मेक प्लान एज वेल, क्योंकि अगर आप प्लान बनाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा इस हवाले से। उसकी रीज़न ये है कि ज़रूरी है कि आप घूमें फिरें, एंजॉय करें और एक्सप्लोर करें। एक्सपीरियंस हासिल करना ना बड़ा ज़रूरी होता है। कम से कम देखें, घूमें फिरें और बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान कैसा है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें हर कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर करता है। कोई जाता है बहावलपुर, कोई जाता है मरी, कोई जाता है गलियात, कोई जाता है एबटाबाद। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि जितने लोग यहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह की पिक्चर खींच रहे हो। हर किसी को कोई ना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाती है और उसकी पिक्चर्स और उसकी रील में कुछ ना कुछ ऐसा नया इन्वेंट हुआ होता है कि आप कहते हैं मैं गया तो था मरी, मगर मुझे तो ये वाला पॉइंट नज़र नहीं आया। तो पाकिस्तान इतना ही खूबसूरत है, आप इसको एक्सप्लोर करें और ज़रूर घूमने जाएँ। अब अपनी टॉप स्टोरी पर आते हैं और टॉप स्टोरी जो है ये बड़ी मतलब जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या होता जा रहा है, अमन अमान की सूरत हाल क्या है। फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है कि अभी 2 से 3 महीने पहले, लगभग तीन महीने पहले ही हम इस हवाले से बात कर रहे थे। अशरफ भाई ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। ताजिर बरादरी को जो है वो ये भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हो रही थी, लेकिन अब जो सिलसिला है वो इस तरह से है कि जो मार्बल फैक्ट्री है, इनका ये मालिक है जिसको 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची जो है वो मौसूल हुई है। अच्छा, सिर्फ पर्ची नहीं है, बल्कि क्या है कि साथ में जो फैक्ट्री का मालिक है उसको 2 गोलियां भी भेजी गई हैं और इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस जो है उससे मज़ीद कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ तारिक रोड के शोरूम पर फायरिंग भी भत्ताखोरी से मुताल्लिक थी और तहकीकात जो है इस हवाले से जारी हैं। आजिज़ भाई, अभी 3 महीने पहले ही हमने इसके ऊपर ओवरऑल बड़ी ट्रांसमिशन भी की, इस हवाले से बात भी की कि जो शहर का अमन है अब उसको क्या होता जा रहा है, दोबारा से नज़र लगती जा रही है और ये कहाँ से ये भत्ता माफिया और ये पर्ची माफिया दोबारा से सरगर्म हो रहे हैं। नाउ अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि पर्ची के साथ उन्होंने 2 गोलियाँ भी भेजी हैं। मतलब दिस इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इतनी दीदा दिलेरी हो कैसे जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे शहर की पुलिस नहीं है, हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं। महराज भाई उससे ज़्यादा बेहतर बात करेंगे चूँकि क्राइम की बीट को देखते हैं वो, लेकिन मजमूई तौर पे अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है। शहर कराची में जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो भत्ता कल्चर है, हालांकि ये एक ज़माना ये था आज से कोई 10-15 साल पहले कराची में बहुत ज़्यादा था। बाद में फिर ये ऑपरेशंस हुए और एक अमन अमान के हवाले से कराची में एक पूरा प्लान के तहत एक ऑपरेशन हुआ 2016 के बाद। और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता 5-7 साल 8 साल से सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है, यानी उस तरह की टेररिज्म नहीं है उस तरह। लेकिन ये भत्ता कल्चर जो है ये किसी न किसी शक्ल में इस शहर में जारी रहता है। कभी रिपोर्ट होता है, कभी रिपोर्ट नहीं होता है, लेकिन भत्ते के लिए पर्चियां जाती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भत्ता कुछ दे के जान छुड़ा लेते हैं, ऐसे भी होता है जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको रिपोर्ट करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस तक ये बात पहुंची और पुलिस ने उसको रिपोर्ट किया। अब गोलियां भेजना एक साइन होता है, यानी सीधी सी बात है कि
उन बंदों ने अपनी शनाख्त बता दी कि भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको गोली मार दी जाएगी। जाहिर है 2 गोलियां भेजने का मतलब ही है, गोली भेजने का मतलब ही है कि गोली मार दी जाएगी अगर आपने नहीं दिया। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और इससे एक जो गैंग्स थे भत्ता के, हालांकि बहुत सारे गैंग्स ख़त्म हुए हैं इस शहर में, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मुख्तलिफ जमातों से पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग भी, पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग भी क्राइम में मुलविस थे, उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की मारी गई है। ऐसे टेररिस्ट की है, ऐसे भत्ताखोरों की बड़ी तादाद लिहारी में, मलीर में, सेंट्रल के कुछ इलाकों में आज से कोई अगर 5 साल 8 साल की हिस्ट्री दिखे तो बड़े पैमाने पे भत्ता माफिया के लोग मारे गए थे। अब फिर से भत्ता सर उठा रहा है तो उसको ज़ाहिर है कि उसको देखना पड़ेगा। ये देखें ना, ये हम दिखा भी रहे हैं ना, ये जिस तरीके से ये लोग एक्ट करते हैं और जिस तरीके से लोगों को ये लेटर लिखा हुआ है और फिर ये देखें ये एरो दिया गोली की तरफ ना, यानी कि हम आपके साथ में ये कर सकते हैं। तो ये जिस तरह का अब भत्ता माफिया जो है वो सरगर्म हो रहा है, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बाकी लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि जब भी इस तरह के क्राइम्स होते हैं ना, और जब भी इस तरह की पर्चियाँ आप लोगों को मौसूल होती हैं या जो कुछ भी होता है, तो बात वो ये कि शहरियों को डरना नहीं चाहिए। आपको फ़ौरन से रिपोर्ट करनी चाहिए, फ़ौरन से इस हवाले से जैसे अब ये खबर सामने आई, फ़ौरन से आपको बताना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ना पर्सनल दुश्मनियाँ भी बहुत होती हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी होती हैं, कुछ लोगों का दूसरा सिस्टम होता है, इसमें वो लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो आपको पर्चियाँ भिजवाते हैं, ये पर्चियाँ भिजवाने वाले आपके ही जानने वाले के कोई मुखबर होते हैं या आपकी इन्फो पहुँचाने वाले लोग होते हैं, तभी उनकी इतनी हिम्मत होती है कि वो आप तक ये पर्चियाँ पहुँचाते हैं। तो जब भी आपके साथ अगर इस तरह का कोई मामला है तो अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखा करें कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं कहीं वो ब्लैक शीप तो नहीं है, क्योंकि उनको अगर आपकी सिचुएशन के बारे में इतना अंदाज़ा है कि आप डर जाएंगे या आप नहीं डरेंगे या आप ये रिएक्ट कर सकते हैं या आप ये रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कि कोई तो है, देयर इज़ थर्ड पार्टी अवेलेबल इन योर सराउंडिंग जो जाके आपके बारे में ये खबर बताती है कि जी ठीक है आप इनको पर्ची भेज सकते हैं। वरना यकीन करें जो रैंडम अगर इस तरह का कोई एक्ट करता है ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक्ट करे, क्योंकि उसको बैकलैश का पता नहीं होता। महराज भाई ये कैलकुलेटेड बैकलैश का पता करके, लोगों की सिचुएशन पता करके, कितना उनके पास बैंक बैलेंस है, कितना उनका अकाउंट है, कितना उनका जो है वो एंगर है, कितना उनका रिसोर्सेज है, कितने उनके ताल्लुकात हैं, उसके बाद ये थ्रू प्रॉपर चीज़ें होती हैं। इसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर इन्वॉल्व होता है जो सर्टन काइंड ऑफ पर्सन जिसको भत्ते की पर्ची या इस तरह की चीज़ें मौसूल होती हैं, उसकी कोई ना कोई खबर जाके दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस शहर में मैं आपको ये भी बताऊं, साथ में जो घरों में डकैती की वारदातें होती हैं ना जी, तो इसमें भी आपका ही कोई करीबी ऐसा जानने वाला टच देने वाला होता है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं से वाला होता है कि भाई इनके पास सराउंडिंग से खबर इनके पास इतना पैसा है और आप यहाँ इस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, इनका माहौल ये है। तो डकैती की वारदातें जो घरों में होती हैं, हाउस रॉबरी जिसको कहते हैं, वो भी मुखबर के बगैर नहीं हो पाती। अच्छा, किडनैपिंग फॉर रैंसम जी, ये भी मुखबर के बगैर नहीं हो पाती, ठीक है। अच्छा, थर्ड भत्ताखोरी के वाक़या जो है, भत्ताखोरी की जो वाक़यात होते हैं उसमें भी कोई ना कोई करीबी जानने वाला मुलविस होता है जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देता है। यस, ठीक है, तब जाकर वही कार्रवाई शुरू करता है। शहर में आज से 2 महीने पहले भी, तकरीबन 3 महीने पहले एक बहुत शोर उठा था ताजे बरादरी की जानिब से कि भत्ताखोरी एक बार फिर बढ़ गई है। तो उसके बाद हमने देखा कि पुलिस हरकत में आई थी और उन्होंने काफ़ी काम भी किया था, काफ़ी लोग गिरफ्तार किए थे, कुछ मारे भी गए थे, बिल्कुल। तो उसके बाद ये वेव जो है वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। अच्छा, अभी दोबारा से इस हफ्ते में हमने ये देखा है कि ये एक मंगो पीर वाला वाकया जो भी कोड हुआ है, जिसको गोलियां भेजी गई हैं और मार्बल फैक्ट्री के मालिक को, और इसने हिम्मत से काम लेते हुए उस वाकये का मुकदमा रिपोर्ट किया, दर्ज कराया जाके उसने, दर्ज कराया, ठीक है ना। वो उसने खौफजदा होके उनसे कोई डील नहीं की कि भाई मुझसे आप पैसे ले जाओ। अच्छा, ऐसे एक वाकया 2 रोज कबल हुआ, जब जो तारिक रोड की बात हो रही है, वो तारिक रोड नहीं है, वो न्यू एमेजना रोड है, जो शोरूम पर फायरिंग हुई, जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद थी वो, उसमें भी शोरूम के मालिक को जो है वो इस तरह से भत्ते का मामला कहा गया। अब ये दोबारा से, अच्छा, वो जो FIR कटी है,
अभी मैं इनकी बात को, अजीज भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। 2013 में 12 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ ना, जी जी, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब पूरा कैप्चर किया और कराची को क्लियर करने की जब कोशिश की तो वाकई क्लियर हुआ। हाँ। हमने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप, लियारी गैंगवॉर अलग काम कर रहा था। एक कराची की बहुत बड़ी सियासी जमात के नाम पर सिद्दीकी साहब थे, एक बुक वाले काम कर रहे थे, तो रहमान डकैत, तो फिर उजैर बलोच, फला शाहिद MCB, तो इस तरह के नाम हमारे सबके सामने आते थे। अच्छा, उसी दौरान में एक नाम बड़ा सामने आता था PIB कॉलोनी और उसके अतराफ के इलाके में अहमद अली मक्सी, सही, लियारी गैंगवॉर कमांडर, जिसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। तो परसों जो जमशेद क्वार्टर में FIR हुई है उसमें अहमद अली मक्सी का नाम सामने आया है। ओके। और ये बताया गया कि जी जो व्हाट्सएप कॉल जो गैर मुल्की नंबर से मौसूल हुई थी, या मैसेज आया था, उसमें अहमद अली मक्सी का जिक्र था और बताया गया था कि भैया आप भत्ता दे दें। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि कराची में एक बार फिर शायद वही लोग दोबारा सर उठा रहे हैं जिनको आज से तकरीबन 12 साल पहले जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुचल दिया था। सही। लेकिन वही लोग, यानी कि लियारी गैंगवॉर या किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जब हम ये बात पुलिस से करते हैं ना, तो पुलिस हमें थोड़ा सा इस बारे में बताती भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बताती है कि अभी जब ताजरों के मामलात हुए थे और ताजरों के मामलात में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई ना, उसमें से 2 से 3 ऐसे वाक़यात निकले जिनमें सगा दामाद, यही बात महराज भाई जो मैं कह रही थी ना, कि कोई ना कोई आपकी इंफॉर्मेशन जरूर कहीं ना कहीं पहुंचा रहा होता है। ये आपने ना, हम लोग ये सोचते ना कि हमारे कजिन है या ये हमारी फैमिली है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते, किसी पे एतबार नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई हम क्या बात करें, लेकिन क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स आते हैं, ये क्राइम रिपोर्ट होते हैं कि कहीं सगा दामाद इन्वॉल्व है, कहीं भांजे इन्वॉल्व है, कहीं जो है वो मामू को मरवाने की साजिशें हो रही हैं, कहीं मामू की बच्चों को मरवाने की साजिशें हो रही हैं, कहीं कोई इन्वॉल्व है। तो ये इन्वॉल्वमेंट आपके अपनों की होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके साथ में आएँ तो आप खुलकर जो मुताल्लिका हुकाम है उनको बताएं, और अगर आपको किसी पे शक है तो ज़रूर बताएं, उनका नाम लें, ताकि ये प्रॉब्लम आपके लाइफ से जाए। क्योंकि उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों को इतना पता होता है, आपको इतनी अवेयरनेस होती है कि आपकी सराउंडिंग में कौन आपका अपना है, कौन पराया है। इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि जो भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होती हैं या लोग आपको थ्रेट करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो वबाल मचता है, या आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटी आपके साथ में हो रही है कि आप तो ये बातें किसी से करते ही नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल बातें जो हैं वो कैसे लोगों को पता चल जाती हैं, या कोई इस तरह से अननोन व्हाट्सएप के ऊपर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और आपसे बातें कर लेता है, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि जिस बंदे से आप बातें कर रहे हैं उसका तो वो व्हाट्सएप ही नहीं था, वो तो कोई और नंबर से आपसे बात कर रहा था। फिर आप कंसर्न बंदे से बात करते तो वो कहते जी हमारा तो ये कोई नंबर नहीं था, पुराना वाला ही नंबर एक्टिव है। तो एक तो मैं यहाँ पर ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी कि आपका अपना कोई करीबी दोस्त भी जब भी वो नंबर चेंज करें व्हाट्सएप पे, और अगर उसके ऊपर बिजनेस अकाउंट समथिंग लिखा हुआ है, तो आप अपने जो दोस्त है उससे ज़रूर कॉल करके पूछ लें कि भाई तुमने दूसरा व्हाट्सएप बनाया है या नहीं बनाया है। ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे की डीपीज लगा के, ये आपकी डीपी लगा के, मेरी डीपी लगा के, किसी की भी डीपी लगा के किसी दूसरे नंबर से हमारा नाम लेके बात कर रहे हो, तो उनको लगता है जी हमने तो नंबर चेंज कर लिया। तो इस तरह से भी अगर आपके कोई अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह से होता है ना कि कोई नंबर इस तरह से आपको ऐड करता है या कुछ करता है, तो उससे भी बहुत सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दोस्त समझ के बात कर रहे होते हैं कि अच्छा तुमने नंबर चेंज कर लिया, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, चलो अभी मैं ये कर रहा हूँ, आजकल ये हो रहा है, आजकल ये हो रहा है, पता चले तो कंसर्न बंदा होता ही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों को पता होता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, सोशल मीडिया पर लोगों को पता होता है ना कि भाई आजिज भाई जो हैं उनकी गैदरिंग क्या है, सोशल मीडिया पर लोगों को पता होगा कि भाई जो आपस में लोग कनेक्टेड होते हैं वो कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त नहीं है। तो इस तरह से भी बहुत सारे जो है ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है, आपका व्हाट्सएप भी इसी तरह हैक होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आजिज भाई जिस तरह से अभी महराज भाई बात कर रहे थे ना कि उनका सगा दामाद निकला उस क्राइम में, तो ये इसी तरह से कोई ना कोई होता है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। पहले तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप वाला एक वाकया मेरे साथ लास्ट वीक हुआ वो भी आपको अरे देखें, क्योंकि मुझे इस तरह के ना 2-3 अभी रिसेंटली जो है वो केसेस मुझे पता चले व्हाट्सएप वाले, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुई। तो मैंने सोचा जरूर व्यूअर्स के साथ में हम शेयर करेंगे। अच्छा, जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, अभी लास्ट वीक एक मारूफ प्रोड्यूसर हैं, रिटायर्ड प्रोड्यूसर हैं पीटीवी के, हाँ, और सिंगर भी हैं, बैदल मसरूर, उनकी चोरी हुई। ठीक है। अच्छा, उनकी चोरी कैसे हुई? उनके घर में, हाँ, घर के अंदर, हाँ, घी के डब्बों में पैसे रखे हुए थे, घी के डब्बों में उन्होंने पैसे छुपा के रखे हुए थे। हाँ।
तो जी पहले फेज़ में उसके 30 लाख रुपए चोरी हो गए। अच्छा जी, वो गया FIR दाखिल करने, उनको कुछ दोस्तों ने, मीडिया के दोस्तों ने कहा कि आपके मतलब में FIR तो करवाएं। तो वो गया FIR दाखिल कराएं, पीछे से जो है वो 40 लाख रुपए मजीद चोरी हो गए। अब मुझे बताएं, इस तरह की चोरी घर के अंदर एक चीज़ जो है डब्बों में छुपाई गई है, पैसे, मतलब बैग, वैसे आमतौर पे हम अलमारियों में बैग्स में पैसे रखते हैं ना, उन्होंने लेकिन उन्होंने सिक्योर करने के लिए ऐसी जगह पे, अननोन जगह पे रखे कि लोगों को पता ही ना चले। लेकिन वहां से चोरी होने का मतलब है कि सिवाय किसी करीबी बंदे की, करीबी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो उससे पूछा गया, मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि आपका किसी पर शक है, तो उसने कहा नहीं, शक तो मेरा किसी पर नहीं है, लेकिन ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये ऐसा बंदा जरूर है जिसको मालूम है कि आप बात घर का बेदी ही लंका ढाता है। अच्छा, दूसरी व्हाट्सएप पे आता हूँ। हमारे SIUT के एक मशहूर डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे सर्जन हैं, डॉक्टर बख्शल। तो उनकी DP से मुझे लास्ट वीक एक मैसेज आया। अच्छा, वो करते इस तरह पहले भी एक दो बार वो करते कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, फाइन जी। फिर नीचे लिखेंगे कि भाईजान वो पैसों की फौरी जरूरत है, पैसों की फौरी जरूरत, मुझे 2 लाख रुपए जो है फौरी भेज दें। जिस बंदे से जो उनको रिक्वायरमेंट होती है ना, इस टाइप के जो ये चोर टाइप के हजरात होते हैं, वो उसी तरह की बात अच्छा उसको अच्छा हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको वॉइस मैसेज करें। बंदा अगर ओरिजिनल होगा तो अपनी ही आवाज़ से, अपने ही लैंग्वेज में बात करेगा ना। मसलन मैंने सिंधी में, वो सिंधी स्पीकिंग दोस्त था, तो मैंने उस डॉक्टर को सिंधी में वॉइस मैसेज कर दिया। मैंने देखा अगला जवाब नहीं दे रहा, फिर उसने उर्दू में टाइप किया फौरी ज़रूरत है, फिर मैंने उसको टेक्स्ट में सिंधी में मैसेज किया। बिल्कुल, ताकि बंदे को अच्छा, फिर मैंने उस दोस्त को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा कि आपका व्हाट्सएप है कोच को। उसने कहा हाँ यार, किसी और दोस्त को इन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन मैं अभी अच्छा, एक तो ये व्हाट्सएप हैक वाला सिलसिला भी है, जिस तरह से आजिज़ भाई ने बताया, बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी हुआ है। दूसरा, आप ही के DP यूज़ करके किसी और नंबर से आप ही के नाम का व्हाट्सएप बना के वो आप ही के दोस्तों से बातें करते हैं। और फिर बहुत एहतियात करें कि अगर आपके दोस्तों के बारे में कोई भी थर्ड पर्सन, यानी जो ऐसा इंसान है कि मतलब जिसको आप जानते हैं, वो आपसे आके किसी और के बारे में पूछ रहा है, तो आप ज़रूर कंसर्न लें कि भाई ये इतनी इन्फॉर्मेशन किसी और के बारे में क्यों पता कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि पर्सन टू पर्सन कोई चीज़ आगे पहुंचती है, उस वजह से भी लोगों को बहुत नुकसान होता है। और वो क्या होता है कि बात वो उतनी ठीक नहीं होती है। अब अगर किसी ने कहा कि जी महराज भाई ने जो है वो गाड़ी ली है, तो किसी दूसरे बंदे ने कहा जी महराज भाई ने तो जीप ली है, फिर आगे वो बात जाएगी तो महराज भाई ने तो पता नहीं जहाज़ ले लिया। एक इस तरह से जब बात बनती है ना, तो फिर वो पर्सन टू पर्सन जब चीज़ें वेरीफाई होते होते जाती है ना, तो उससे बहुत सारे मामला ख़राब होते हैं। और जहाँ तक आपके व्हाट्सएप का ताल्लुक है, तो भाई अपना मोबाइल फ़ोन किसी को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि अगर कोई आपका फ़ोन यूज़ करता है तो वो आपके व्हाट्सएप में भी जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं कि वो आपके व्हाट्सएप को लिंक कर सकता है, जिस भी ज़रिए से वो चाहता है, जिस भी जगह पर लिंक करना चाहता है। तो ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनका व्हाट्सएप कहीं और भी खुला हुआ होता है, और व्हाट्सएप में जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो भी बहुत सारे लोगों को पता चल रही होती है, और जो उनका मकसद होता है फिर उनको हासिल हो रहा होता है। ऐसे लोग पता नहीं क्या, कोई जहनी मरीज़ होते हैं, या पता नहीं क्या होता है कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुस के कोई खुशी महसूस होती है, उनको हैक करके, मतलब क्या उनको मिल जाता है हैक करके। क्राइम माइंडेड लोग हैं, क्राइम माइंडेड, हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल्स होते हैं। जो करता आपका कोई भी करीबी दोस्त ऐसे नहीं करेगा, कोई भी करीबी घर का बंदा नहीं करेगा, लेकिन जो क्राइम माइंडेड लोग, क्रिमिनल माइंडेड, जिनको असल में क्राइम करना है। लेकिन आजिज़ भाई, इतनी फरागत लोगों के पास है कि वो व्हाट्सएप हैक करके दूसरों के व्हाट्सएप देखते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता करते हैं, किसने कितना बिल भर दिया, किसके पास कितने पैसे रह गए, किसने किससे झगड़ा कर लिया, फैमिली में क्या चल रहा है, मामू क्या कर रहे हैं, तो फलाना क्या कर रहे हैं, फलाने की बहनें क्या कर रही हैं, उसकी दोस्तें क्या कर रही हैं। यानी ये किस तरह ये हैक करके, क्या मतलब ये कोई बहादुरी वाला काम है? मतलब ये इंतहाई शर्मिंदगी, कड़ी सजा देनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग का इशू, हाँ, इसमें फरागत की बात नहीं है, इसमें उन लोगों का धंधा ही ये है। हाँ, उन लोगों का 24 घंटे उन्होंने अपने इसी काम को कमाने का जरिया बनाया हुआ है। जाहिर है वो इसी व्हाट्सएप के जरिए पैसे कमाते हैं। सही। और देखिए ना, अच्छा, मैंने जो फरागत का वर्ड यूज़ किया ना, वो इसलिए किया है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के साथ ये इशू होता है कि उनके व्हाट्सएप हैक हो जाता है, या ये आम लोगों, जो आम लोग होते हैं ना, यानी मेरे जानने वालों में ना एक मेड है,
वही फ़ोन यूज़ करती है, उसका भी व्हाट्सएप हैक हुआ और अपने लेवल पर वो उसके साथ जो है वो वही जो बदतमीजी या छेड़खानी या ब्लैकमेलिंग वही करना चाह रहा था। देखिए इसमें ये बहुत ऐसा सारे नहीं लोग है, ये किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुस के किसी को भी ब्लैकमेल करते हैं। एक खातून ने बताया, जी जी, एक बहुत अच्छी राइटर हैं, उनके साथ ये हुआ। उनका व्हाट्सएप हैक करके किसी करीबी, मतलब देखिए हमारा एक करीबी सर्किल होता है, हाँ। जैसे उस करीबी बंदे को उन्होंने मैसेज किया और उसी लैंग्वेज में जिस तरह उसका व्हाट्सएप है इंग्लिश में, हाँ, कि उसको कहा कि मुझे इतने लाख रुपए चाहिए फौरी तौर पे, मैं कल तक आपको वापस कर, 5 लाख पता नहीं 6 लाख, कल तक मैं आपको वापस कर दूंगा फौरी, डियर फ्रेंड फौरी करें, ज़रूरत है। उसने कहा वाकई इमरजेंसी होगी, उसने ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट। जाहिर है अब अगर मुझे मेरी कोई दोस्त मुझे कुछ कहेगी तो ऑब्वियसली मैं तो वो कर दूंगी ना, मैं ये थोड़ी पूछूंगी लेकिन इसमें आपने किसका नंबर है भाई, तुमने कहां से शुरू में बात की ना, अब इसको चेक करने की जरूरत है, फौरी ना करें। उसकी बात दूसरे दिन उस दोस्त से हुई कि मेरे पैसे कब वापस कर रही हो, उसने कहा कौन से, उसने कहा कल जो लिए थे, मुझे पता ही नहीं। तो ये इसका मतलब है कि कोई आपको इस तरह का मैसेज करता है कि उसको अब खास तौर पे पैसे का मामला जब हो तो उसको 1-2 बार चेक जरूर करें, कॉल पे बात करें, चेक करें, सेकंड चेक करें, थर्ड चेक करें, किसी न किसी तरह से चेक करें। ये सिलसिला पहले सेलिब्रिटीज के साथ शुरू हुआ, अस्मा आपा के साथ हुआ, बिल्कुल है, और पॉलिटिशियंस के साथ ये आयरोज के वाकयात बन गए कि पॉलिटिशियंस के साथ भी सारा कुछ लोग इसका बहुत शिकार है। मेरा अपना बहुत ही करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त, उसके बाद 6 लाख रुपए का हुआ, उसका अपना बिल्कुल कजन। अच्छा आप बताओ, एक तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अब आप एआई का इस्तेमाल बहुत है, एआई का इस्तेमाल बहुत है, तो आप उससे मुताबिक रहें। अच्छा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, ये भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भाईजान ये भत्ताखोरी, डकैती, लूटमार की जो वारदातें जो घरों में होती हैं, इससे बचने के लिए आपने कुछ एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना है। आपके घर पे आपने मेड रखी, मासी रखी, नौकर है आपके घर पे, तो आपको उनका आईडी कार्ड लाजमी लेना है, उनको आपने रजिस्टर्ड करवाना है थाने में कि जी मैंने इस बंदे को मुलाजिम रखा है, ये इसके आईडी कार्ड की कॉपी है, ये एड्रेस है। एक इस तरह से भी माइंडसेट है मेराज भाई, आप लोगों को सुन के मैं एक घर की स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे एक जानने वाले एक पार्लर वाली हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई मेड वगैरह कुछ ऐसे रखी होगी, लेकिन अब वो मेड नहीं उस तरह से उनके साथ एडजस्ट हो पा रही थी, लेकिन मेड को तो काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि मेड को उन्होंने कहा कि निकाल देते हैं अब, क्योंकि अब ये उस तरह से हमें ज़रूरत भी नहीं और काम भी ये नहीं ठीक कर पा रही। तो उसको इस बात का गुस्सा था कि मुझे निकाला क्यों, तो उसने जो है वो, क्योंकि वो बदला है ना, मतलब कि बदला, मुझे क्यों निकाला या बदला लूंगी या फलाना, उस सिलसिले में उसने जाके इंफॉर्मेशन आगे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको दी और फिर उसने उनके घर पर चोरी करवाई। जब बाद में तहकीकात हुई, सारा कुछ हुआ कि भाई ये तो किसी और को पता ही नहीं था, ये तो फलां को पता था, फलां मेड को पता था, ये तो उसके सामने ये चीज़ रखी गई थी या ये बात हुई थी। तो पता चला कि वो पार्लर वाले ने बताया कि भाई वो मेड इन्वॉल्व थी और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी उनसे बनी नहीं, उन्होंने मेड रखी नहीं, तो मेड ने कहा कि ठीक है ओके अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी। तो ये बदला जो है ना, ये बदला भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है भाई, ये बदले भी बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, ये भी एक मुसीबत। लेकिन एहतियात आपने खुद करनी है, अपने घर की, अपनी फैमिली की। आपके जो करीबी लोग हैं आप बिल्कुल ना बताएं किसी को आपके पास कितना पैसा है, आप कहाँ रखते हैं, इन चीजों से अवॉइड करें। हाँ। दिखावा ये जो आजकल हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, प्रॉब्लम ये कि दिखावा करने के चक्कर में मारे जाते हैं लोग। हाँ। कि अगर कोई चीज आप दिखाई रहे तो जाहिर सी बात है एक बंदा देख रहा है कि यार तो बहुत ही माल है, तो वो आप पे अटेम्प्ट करवा सकता है। हाँ। हसद का मामला भी होता है, लालच का मामला भी होता है, तो ये बहुत सारी चीजें, तो आप एहतियात करें, अपनी चीजों को खुफिया रखें, अपने माली मामलात को, अपने बैंक अकाउंट्स को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुलाजमीन भी जरिया बनते हैं भत्ताखोरी वाले मामला में। हाँ। कई जगह पे ये भी सामने आया है कि एक शख्स आपके पास 6 महीने से काम कर रहा है और वो काम छोड़ के अचानक चला गया है, या काम कर भी रहा है, आज उसी ने जाके अपने किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन दी, उसने दूसरी जगह पास की, उसको बोला तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा, उसे उसका कमीशन मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अपना पैसे को, अपनी कीमती अशिया को, एक तो आप हिफाजत से रखें, उसका सबसे तस्करा ना करें, एक ये चीज़ है। दूसरा ये स्कैम वाले मामला जो है ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपको जब तक मैसेज आप देखते हैं, वॉइस नोट पे बात ना हो जाए, आप उसको कॉल करें अगर आपका दोस्त है कि जी मुझे 5000 की भी जरूरत है ना, आप उसको कॉल करें कि भाई खैरियत कहाँ हो, मुझे बताओ मैं आता हूँ, ठीक है ना। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुद जाके या तो मिल लें या बात कर लें, किसी के स्कैम में ना आए, बिल्कुल भी बिल्कुल दिखावा जो बता रहे हैं ना, ये इस वक्त सबसे बड़ी जड़ है। मेरा एक बड़ी चोरी हुई है कोई 15-20 दिन महीना पहले नुशरो फिरोज। चले उस स्टोरी का जिक्र करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर में।
वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि ये जो भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हो रही हैं, असल में इनकी जो बेसिक जड़ होती है या ये जो क्राइम्स होते हैं ये क्यों होते हैं, कहाँ से होते हैं, ये तभी होते हैं ना जब किसी को आपके बारे में पता चल रहा होता है। जब आपके घर का कोई, आपकी सराउंडिंग का कोई, आपका नौकर, आपका ड्राइवर, आपका माली या फिर ऐसे आपके सराउंडिंग में रहने वाले दोस्त या फिर रिश्तेदार जिनको आप बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, जिनको आपसे बहुत हसद है, ऐसे आपके कई सारे कुलीग्स भी होते हैं, वो ऑल्दो इसलिए कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते कि शायद आपके साथ कुछ बुरा हो जाए या ये हो जाए, वो जेलसी में लोगों को आपकी पर्सनल बातें बता रहे होते हैं और उसमें आपका फिर वो नुकसान हो जाता है। अगर आपके अंदर दो बातें वो नहीं भी होती तो वो ज़रा जेलसी में लगा के और भी बता देते हैं, तो इससे भी बड़े बड़े नुकसान होते हैं। आजिज़ भाई आप एक वाकया हमें सुनाने जा रहे थे। हुआ ये कि आज से 10-15 दिन पहले पीपल्स पार्टी के MNA हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं बेहन साहब नुशर फिरोज में, उनके घर पे डकैती हुआ। उनका पूरा एक महल नुमा इलाका है, वहाँ पे डकैती हुई। 5 डकैत थे और पूरा घर का सोने जेवर और दीगर करोड़ों रुपए का करोड़ों रुपए की डकैती है। कोई 1 किलो से ज़्यादा तो सोना है, वो सारा लेके डकैती कर गए। हाँ। भाई उसके बाद सवाल उठा कि हुक्मरान जमात का MNA जब महफूज नहीं है तो कौन महफूज। लेकिन बहरहाल उसमें सिंध पुलिस ने एक बड़ा कारनामा किया। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के SSPs पे मुश्तमिल एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई, उसमें 3-4 SHO लिए गए और बिलाखिर अब 2-3 दिन पहले पंजाब में छापा मार के 2 मुल्जिमान को पकड़ा गया है। पंजाब के मुल्जिमान थे, पंजाब में छापा, पंजाब से यहाँ आए। अच्छा। पूरा गैंग जो था वो पंजाब का था, वो गैंग यहाँ। अच्छा, और जब पकड़े गए उनके जो इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं पुलिस को, जो वो आए इस बहाने के जी हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा, हमारे यहाँ देहात में ओताक कल्चर है ना। अच्छा। ओताक मीन्स बैठक में अगर मेहमान आए तो उनको खाना भी देना है, खिलाना है, बाकायदा इज्जत देनी है। वो MNA साहब की ओताक थी, ज़ाहिर है उसके नौकर चाकर सब होते हैं। वो आए, उनको खाना खिलाया गया, सब कुछ। उन्होंने कहा जी हमारी हेल्प, पूरा उन्होंने जासूसी की उस बहाने। उसके बाद वो चले गए। उन्होंने फिर अब जो बयान है उन्होंने कहा कि हमने गूगल सेटेलाइट के ज़रिए पहले तो पूरे घर का सर्च किया। नंबर 1 गूगल सेटेलाइट के जरिए, गूगल सेटेलाइट के जरिए उन्होंने पंजाब में बैठकर पूरा उसका प्लान बनाया कि घर कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, किस तरह जाया जाए, किस रास्ते से जाया जाए, घर के अंदर क्या है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने फेसबुक और उससे मदद दी। फिर हिप्नोटिज्म अलग, जो घर में रहता है उसको कैसे कैप्चर करना है, सारा दरवाजा कैसे खोलना है, प्लानिंग करके फिर उन्होंने डकैती डाली। हाँ। तो बहरहाल उस गैंग के 2 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं पंजाब से। रिकवरी हुई है, कुछ रिकवरी हुई, रिकवरी भी हुई। उनसे कोई 10-20 लाख रुपए कैश रिकवर हुए हैं। चलिए जी, कुछ जो है उनसे सोना रिकवर हुआ है, लेकिन कंप्लीटली रिकवरी नहीं हुई है। कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई है। चीजों की रिकवरी हुई है। उन्होंने तस्लीम भी किया, इकरार भी किया कि वो गैंग है और बाकी 3 लोग। आजिज़ भाई, इसके ऊपर लॉ क्या कहता है कि अगर कोई किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करे, कोई किसी का व्हाट्सएप हैक करे, कोई किसी शख्स के साथ मिलके किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करे, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो इसके ऊपर लॉ में तो ये साइबर क्राइम है। हाँ। ये जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू क्रिमिनल्स कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सबके सब जो है साइबर क्राइम में आते हैं। अभी जैसे आपने कहा ना कि उन्होंने डकैती भी की और उसके बाद वो वहाँ पे पकड़े गए। डकैती तो की वही ना, मतलब इन दोनों क्राइम्स के बारे में पूछ रहे कि मुखबरी के थ्रू किसी के घर घुस जाना, डकैतियाँ करना, फिर लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में जान के फिर ब्लैकमेल करना। क्राइम इज क्राइम। हाँ। उसका आप रास्ता कौन सा भी इख्तियार करें, किसी भी तरह से जाएं, हाँ। भली लोगों को इस्तेमाल करके पैसे देके टूल के तौर पे आप वहाँ घुसे, हाँ। लेकिन अगर आपने क्राइम किया वो तो क्राइम है ना, ऑब्वियसली वो तो वही होगी। देखिए, एक बात तय है कि पुलिस अपना जैसे काम करती है ना, सब चीजें तय करती है कि भाई ये 4 सड़कें हैं, इसको हमने कैसे कवर करना है। तो जो क्रिमिनल होता है वो पुलिस से 2 हाथ आगे होता है। हाँ। और आज के दौर में वो 4 हाथ आगे है। सही, बिल्कुल ठीक है। वो टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह पुलिस नहीं कर पा रही है, नहीं कर ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो इतनी प्लानिंग से आता है, फिर उस पर ज़राए अबलाग हमारे यहाँ जो बॉलीवुड की और हॉलीवुड की मूवीज हैं वो भी उसको अट्रैक्ट करती है ना कि यार उन्होंने अगर ये वारदात इस तरह की थी उसमें वो कैसे पकड़े गए, तो वो बड़ा उस पर वर्क किए हुए होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो अक्सर कामयाब हो जाते हैं और पुलिस जो है वो बत्ती के पीछे जो है वो घूमती रहती है। तो जरूरत इस बात की है कि इस दौर में जहाँ एक तो साइबर क्राइम में आती हैं चीज़ें जो आपने पूछी थी, दूसरी बात ये कि पुलिस को भी टेक्नोलॉजी
से हम आहंग होना पड़ेगा और उसी हिसाब से होना पड़ेगा जिस हिसाब से क्रिमिनल लोग हैं। अभी आपका एसएसपी है, पढ़ा लिखा है, वो समझ रहा है चीजों को, एसएचओ है, चलो ठीक है कहीं लेवल आ गया वो भी समझ गया। अब उससे नीचे जो सब इंस्पेक्टर, एएसआई और सिपाही काका चला गया, उसको अभी भी नहीं पता है की है और की है और की है। हाँ। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखें, क्रिमिनल्स को पकड़ना सीखें, क्योंकि हमारी जो पुलिस है अब उसके ऊपर बहुत तनकीद हो चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लोग परेशान हैं। और अब तो ये जो साइबर क्राइम है, ये व्हाट्सएप हैकिंग है, फेसबुक हैकिंग है, ब्लैकमेलिंग है, लोगों के घरों में झांका ताकी है, डकैती के मामलात हैं, किडनैपिंग के मामलात हैं, इनसे जो जान छुड़ाने का वाहिद तरीका ये है कि आप अपनी फेसबुक पे जो अपनी ज़िंदगी के मामलात हैं ना वो थोड़ा सा कम पोस्ट कर लें। मतलब अगर आप 2 महीने पहले इंग्लैंड होके आ रहे हैं तो आप अगले साल लगा दीजिएगा कि आप इंग्लैंड होके आ रहे हैं। मतलब क्योंकि इससे ये होता है कि जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है ना वो आपसे जेलस भी होता है, फिर वो उस तरह की वारदातें करने की ना कोशिश भी करता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया। अजीज भाई हमारे शो पे आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई एक मरतबा फिर से खुशामदीद उस सेगमेंट पे जो मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें होती है आपके दिल की बातें, मेरे दिल की बातें, हम सब की बातें, क्योंकि इसमें हम सब जो है वो अपने मसले हल करते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, बहुत सारी रिसर्च के थ्रू। हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, एक काम जो हमें नहीं करना चाहिए वो ये है कि हमें छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड लेबर है उसका लॉ हमारे मुल्क में भी है। इसके अलावा बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। न सिर्फ ये कि वो आपके अपने बच्चे हों, आपके भाई के बच्चे हों, आपके कुलीग के बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों, बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और ये जो आप होटल्स पे जाते हैं, गाड़ियों में बाहर पार्किंग पे आप देख रहे होते हैं कि आप खाना खा रहे होते हैं, फिर कोई बच्चा आता है आपसे खाना मांगता है, उस टाइम बुरा तो बड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे कॉज जानने की कोशिश करें कि वो बच्चा कितना मजबूर होगा कि सर्दी की रात में वो आपकी गाड़ी के आगे पीछे दाएँ बाएँ चक्कर लगाता है सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से खाने के लिए। तो ना ये एक बड़ी पेनफुल बात होती है। तो जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के हुकूक हैं, उनको ज़रूर बताएं। हमारे घर पे जब भी मैं देखती हूँ कि कोई छोटी बच्चियाँ आती हैं और वो कहती हैं जी कोई सूखी रोटी दे दें या कोई खाना दे दें, तो मैं ज़रूर उनको बुलाती हूँ, मैं ज़रूर उनको पूछती हूँ, उनका नाम पूछती हूँ और मैंने बताती हूँ कि देखो अगर कोई तुमसे ज़बरदस्ती काम कराता है तो तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। अपने घर में जाके बताओ, अपने घर वालों को एजुकेट करो, लोगों को बताओ। और मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर तुम्हें किताबें चाहिए तो तुम किताबें लो और पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ोगी तो आगे बढ़ोगी। तो बच्चों को पढ़ाएं। जहां आप देखें चाइल्ड लेबर है वहां रिपोर्ट करें। जहां पर आपको लगता है कि लोग बच्चों के साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं उसको भी रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आज की यूथ मजबूत होगी तो हमारा कल जो है वो मजबूत होगा। दुनिया भर में आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है और ये जो बच्चे होते हैं ना ये मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान के बच्चे हों, दुनिया भर में जहाँ पर भी बच्चे होते हैं ना, ह्यूमैनिटी सबके लिए इक्वल होती है। तो बच्चों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट रखें, अच्छे से पेश आएँ, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें काम करने से रोकें। घर में कितनी भी मजबूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप खुद काम करें, ना आप अपने बच्चे से काम कराएं। चाइल्ड लेबर की मैं बात कर रही हूँ। और ना ही आप किसी दूसरे के बच्चे को उसके माँ बाप से अलग करके अपने पास रखें कि वो आपके बच्चों का काम कर सके, क्योंकि उसका भी उतना ही हक बनता है जितना आपके अपने फैमिली के मेम्बर्स के बच्चों का हक बनता है। चलिए जी, तो चाइल्ड लेबर के हवाले से मैंने बात की, बच्चों की तालीम के हवाले से बात की, उनके राइट्स के हवाले से बात की। तो आज हम ये रेजोल्यूशन करते हैं, आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हम किसी भी बच्चे को अगर देखेंगे जो कि सरवाइव कर रहा है, जो कि ऐसी हालत में है कि वो इतनी छोटी उम्र में है कि उसको पढ़ना चाहिए, उसको घर में रहना चाहिए, उसको खाना खाना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए, और वो किताबें बेच रहा है, सड़क पे बैठा हुआ है या भीख मांग रहा है, उसको ज़रूर हम समझाएंगे। हो सकता है हमारी छोटी सी बात उसको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी का मोटिव बना लेते हैं कि हमें शायद बैगिंग ही करनी है, हमें शायद भीख ही मांगनी है, या हमें पढ़ना नहीं है। तो हमें उन बच्चों को डायरेक्टली भी एजुकेट करना है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम बच्चों को डायरेक्टली एजुकेट करें। हमें जहाँ भी ये बच्चे मिले, खिड़की का जो शीशा होता है ना, आपकी गाड़ी की खिड़की का जो शीशा होता है, उसमें जो बच्चा आपके पास आए उसको ज़रूर एजुकेट करें। जहाँ ये बच्चे मिले उन्हें एजुकेट करें और बच्चों के राइट्स के हवाले से उनका ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं जनाब कि एक ज़बरदस्त स्टेडियम जो है वो इस्लामाबाद में बनने जा रहा है, और ये दुबई तर्ज का जो स्टेडियम है ये बनने जा रहा है, और जदीद क्रिकेट स्टेडियम की जो है वो तामीर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद में क्रिकेट मैचेस के दौरान ट्रैफिक जैम के मसाइल के हल के लिए वजारत दाखिला ने सेक्टर D12 में
आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया है और कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA को हिदायत दी है कि मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाए। इस स्टेडियम के करीब 5 स्टार होटल और बैनुल अक़वामी टीम्स के लिए रिहाइश की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। तो जनाब ये एक नया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये स्टेडियम जो है वो तैयार किया जा रहा है। अच्छा जी, ये जदीद क्रिकेट स्टेडियम होगा और डेफिनेटली इससे जो है बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं ये खबर सुन के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब कुछ बात कर लेते हैं फैटी लीवर की। और देखें बात वही होती है ना कि दिल से दिल को राह होती है। मेरे फादर जो हैं वो एडमिट थे, अब तो खैर वो घर आ गए, लेकिन मैं जब काउंटर पे गई तो एक और पेशेंट वहाँ पर आया और उन्होंने पूछा जी क्या डायग्नोज हुआ, तो वो उनकी वालदा की डायग्नोसिस थे और उन्होंने कहा जी मेरी वालदा को जो है वो फैटी लीवर की डायग्नोसिस हैं और जिगर की चर्बी की डायग्नोसिस हैं। और आज हमारी जो शुमाइला हैं उन्होंने हमारे लिए ये इस हवाले से एक रिसर्च और इन्फॉर्मेशन भी निकाल के रखी है कि अगर फैटी लीवर हो जाए तो उसको कम करने के जो है वो क्या तरीके होते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जिन लोगों के जिगर पे चर्बी हो तो उसको कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, जैतून का तेल इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है जो कि सेहतमंद चिकनाई से भरपूर है। अच्छा जी, जिगर की चर्बी घटाता और कोलेस्ट्रॉल मुतवाजन करता है। फिर नेक्स्ट आपने क्या ले लेना है, बेरीज़ का इस्तेमाल करना है। बेरीज़ में कौन सी, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिगर के खलियात को सोजिश और नुकसान से बचाती है। इसके अलावा जो है एवाकाडो का क्या फ़ायदा है, एवाकाडो जो है सेहतमंद चिकनाई और फाइबर रखता है, जिगर को जहरीले मादों से महफूज रखता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब अखरोट की अगर हम बात कर लें तो रोज़ाना मुट्ठी भर अखरोट जिगर की चर्बी कम करने, सोजिश घटाने और दिल की सेहत बेहतर बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ियाँ इनमें कौन कौन सी हैं, सब्ज़ियाँ इनमें जो है वो भी ब्रोकली है, गोभी है, बंद गोभी है। अब ये क्या करती हैं, बंद गोभी के देखें मैं पूछती रहती हूँ ना क्या फ़ायदे हैं, ये कौन खाता है, तो ये फैटी लीवर वाले खा सकते हैं। जिस्म से फासिद मादे खारिज करती हैं और जिगर के खलियात की हिफाजत करती हैं। अब ग्रीन टी जो है, अब ये क्या है, कैटचिन नामी एंटीऑक्सीडेंट जिगर की सोजिश को कम करता है और चर्बी घटाने में इंतहाई मौसर है। तो ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं। और कॉफ़ी, रोज़ाना कॉफ़ी जिगर के जो खदशात हैं उसको कम करती है, जिगर की सोजिश के ख़िलाफ़ हिफाजत फराहम करती है। तो फैटी लीवर के लिए आपको मैंने बहुत सारी जो है वो ऐसी फल बताए हैं, ऐसे फूड बताए हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपका जो फैटी लीवर है इसकी वजह से कम हो सकता है और चिकनाई चर्बी जो है वो कम हो सकती है। अब भाई बात कर लेते हैं कुछ पिंपल्स के हवाले से। और ये जो पिंपल्स होते हैं ना ये मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं। कुछ पिंपल्स आपके फेस पर ऐसे होते हैं जो एलर्जी की सूरत में पॉपअप हो जाते हैं। कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्नी होती है और वो कुछ लोगों की जीन्स में होती है, मतलब उनकी फैमिली में भी एक्नी होती है। लेकिन आपके एक्नी पिंपल हों, चाहे वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो या फिर वो आपके किसी हार्मोनल चेंज की वजह से हो या फिर उन पिंपल्स के पीछे जो है वो आप ही ने कोई ऐसी गैर मयारी प्रोडक्ट यूज़ की हो जिसकी वजह से वो एक्नी पिंपल बन गए हों, तो उसकी जो रेमेडी है उसको क्लीन अप करने का जो हल है वो है हमारे पास सिटी 10 में और मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये आपने करना ये है एक्नी पिंपल को दूर करने के लिए अपने फेस से कि कील महासे और पिंपल्स वाले अफराद अब परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अब इनसे निजात पाना मुश्किल नहीं है। अब ये बहुत पेशेंस के साथ जो है इस नुस्खे का आपने इस्तेमाल करना है। सब्र 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 रख के आपने ये नुस्खा जो है वो अप्लाई करना है। शहद लेना है 1 चाय का चम्मच, दही 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, मुल्तानी मिट्टी 2 खाने के चम्मच, अर्के गुलाब 1 चाय का चम्मच। क्या चीज़ें लेनी है, शहद, दही, नींबू का रस, मुल्तानी मिट्टी और अर्के गुलाब। फिर आपने इन सबको मिक्स करके पेस्ट बनाना है। पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें। चेहरा खुश्क हो जाए तो अर्के गुलाब में रुई का टुकड़ा डालकर गीला कर लें और इससे चेहरे पर थपथपाकर यानी कि टैप करके हफ्ते में 3 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद आपका चेहरा कील महासे से जो है ना वो मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कील महासे नहीं होंगे और एक्नी जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये ज़रूर रेमेडी करनी है और ये रेमेडी करके ज़रूर हमें बताना है कि भाई आपको कितना फ़ायदा हुआ। और इसमें थोड़ा सा ना सब्र करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रेमेडी अभी कोई चीज़ मास्क लगाया तो फ़ौरन से ऐसे जादू नहीं होता। हैव पेशेंस, हैव सम पेशेंस और थोड़ा सा सब्र करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई करें। अब चलते हैं जी
मुझे ना अभी इस टाइम पर भी चाय की बड़ी तलब हो रही है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कश्मीरी चाय जो है वो कैसे बन रही है भाई। चले जी चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हानिया आमिर जो है वो कैसी लग रही है इस शूट में। अच्छा जी, अब सुन लेते हैं कि सरवत गिलानी जो है वो स्पेशल चाइल्ड के हवाले से क्या कह रही है। चले जी, मायरा खान के फैंस जो है वो उनको देखकर रोना ही शुरू कर दिया, और होता है जिसको आप एडमायर करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको सामने देख के एकदम हैंडल नहीं कर पाते, तो आपके इमोशंस मुख्तलिफ तरीके से भी हो सकते हैं, कोई चीखने लग जाते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, ऑल दैट। चले जी, अगर आपके पास फ्री टाइम है, अच्छा अब इसमें ना जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है और इसको कहते हैं कुरैशिया, और ये मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा करते हुए देखा है कि वो इस तरह से फ्रेम बना के कपड़ा रख के और फिर कुछ ना कुछ वो बुन रही होती थी या कोई ना कोई फूल बना रही होती थी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही होती थी। तो ये वाकई बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, ये ना आपके ब्रेन को बड़ा एक्टिव रखती है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, ये किसी प्लान पे काम कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन बड़ा एक्टिव रहता है, आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के साथ साथ आपको ये मैसेज देते हैं कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ कुछ तो है। तो जनाब अपनी ज़िंदगी में मकसद ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारे पैसे रखने वाले लोग भी ना इन दी एंड आखिर में जाकर ये कह रहे होते हैं कि जी पैसे तो बड़े सारे हैं लेकिन अब करना क्या है ये समझ नहीं आती। तो अपनी ज़िंदगी को पर्पस से भरपूर रखें, कुछ ना कुछ करते रहें, ये आपकी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है और सेहत के लिए भी। चले जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे आसेब ज़दा घर के हवाले से कि आसेब ज़दा अब घर है तो उसमें कैसे रहा जाएगा, उसको रहने के काबिल कैसे बनाया जाए। इस पर होगी बात छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब बात कर लेते हैं आसेब ज़दा घर के हवाले से। और बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर कुछ साया होता है, जहाँ पर कुछ आसेब होता है और कुछ ऐसी सुपरनेचुरल चीज़ें होती हैं कि जो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे होते हैं या हो गए होते हैं, वो फिर ये फील करते हैं और कहते हैं नहीं इस घर में कुछ था तो अब हम इस घर में नहीं रह सकते। अभी रिसेंटली हमारे जानने वालों के साथ जो है ये इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने अपनी आधी शिफ्टिंग कर ली थी और उनके साथ जिन लोगों ने ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट होना था वो भी शिफ्ट हो गए थे। और फिर जब वो शिफ्ट हो गए और जो हमारे जो रिलेटिव थे उन्होंने शिफ्ट होना था तो वो अपना आधा सामान वहाँ पर ले गए थे। अब जब वो अपना आधा सामान वहाँ पर ले गए तो हमने कॉल करके पूछा कि आपकी शिफ्टिंग पूरी हो गई। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं शिफ्ट कर रहे, क्योंकि जो पहले से लोग वहाँ पर गए हैं, हमसे पहले जो ऊपर वाले फ्लोर में लोग शिफ्ट हुए हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसको कहा जा सकता है कि किसी का साया है, कुछ आवाज़ें हैं, कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं। तो अब वो तो मना कर रहे हैं कि भाई ये घर पहले से बहुत पहले से बंद था तो अब हम इस घर में नहीं रुक सकते और आप लोग भी अब जो सामान लाएं वो वापस ले जाएं, तो हम तो भाई ओवर द नाइट यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो ऐसे हालात और वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना कहीं मुझे बड़ा कंसर्न होता था, मुझे बड़ा कंसर्न रहता था कि नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसे गलती हो रही हो सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता होगा, हो सकता है लोग ज़्यादा सोचते हैं। बट समटाइम्स एक इंसिडेंट मेरे खुद के साथ भी हुआ और ये तकरीबन परसों की बात है जो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी। लेकिन उसके बाद अब मुझे ये समझ आता है कि नहीं वाकई क्योंकि जिन्नात तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करते थे ना तो उससे मुझे ये होता था कि नहीं हर दफ़ा ऐसी चीज़ें नहीं होती, कभी कभी कुछ इंसान अनकंफर्टेबल भी हो रहा होता है। तो इस आसेब ज़दा घर को, ऐसे घर को जहाँ पर साया हो, ऐसे घर को जहाँ पर कुछ इस तरह से सुपरनेचुरल चीज़ों का आना जाना हो या ऐसी चीज़ों का आना जाना हो, लोगों के लिए उसको रहने के काबिल कैसे बनाया जाए या वहाँ से वो घर छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और ख्वाजा इरशाद साहब मौजूद हैं। दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब आपसे स्टार्ट करूँगी मैं, ये बताएं कि ऐसे घरों को रहने के काबिल कैसे बनाया जाए। और जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया ना कि लोग शिफ्ट होते हैं तो यूजुअली ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी कोई कहीं शिफ्ट होता है तो उसके जहन में पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई यहाँ पर कुछ है तो नहीं, कोई असरात तो नहीं है। वो पूछ लेते पहले कौन रहता था, क्यों छोड़ने की वजह है, क्या कुछ है। लेकिन किस तरीके से एक तो पता लगाया जाए कि किस घर में असरात हैं, किस घर में नहीं है, और अगर हों तो अब लोग इतने पैसे लगा के शिफ्ट हो जाते हैं या शिफ्टिंग कर लेते हैं तो वो फिर उस तरह से दोबारा कहीं और नहीं जा पाते। फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, आपका बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप सडन शिफ्टिंग नहीं कर पाते। तो उसको रहने के काबिल कैसे बनाएंगे, फिर वहाँ रहा कैसे जाएगा उस घर में?
आपका माशाल्लाह सवाल हर साल की तरह, हर बार की तरह, हर प्रोग्राम की तरह बहुत अच्छा है जी। और आजकल ये हर घर के मसाइल हैं और जो आपने सवाल उठाया वो बहुत अवामी सवाल है। तो सबसे पहले तो सवाल है कि मालूम कैसे हो कि वहाँ असरात हैं या नहीं, इस घर में हम शिफ्ट हों या नहीं, या नहीं। तो जो लोग जानते हैं उनसे पूछ लिया जाए, यानी इस्तिखारा करा लीजिए। अच्छा। अगर जैसे इस्तिखारा करा लेंगे और जानने वाला शख्स होगा तो आपको फ़ौरन बता देगा ये असरात है, ये घर ना ले। और अगर इस्तिखारा करा लेते हैं और पता चलता है कि असरात है तो नहीं लेना चाहिए। अच्छा। पहली फुर्सत में, क्योंकि जब हम ले ही रहे तो अच्छी चीज़ ले लें। नहीं, अब किसी ने ले लिया है ना ख्वाजा साहब, अब वो अब ये दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल है कि ले तो लिया, बगैर पूछे ले लिया, अब असरात वहाँ है तो क्या करें? देखिए, हर चीज़ का कुरान पाक में हल मौजूद है। अगर असरात हैं और तंग कर रहे हैं मुसलसल तो हल मौजूद है। सही। सबसे बेहतरीन चीज़ कुरान शरीफ पढ़ा जाए वहाँ पे। सही। आप देखें हमारे यहाँ ख़ास तौर पर ऐसा होता है, जैसे हम घर शिफ्ट करने लगते हैं तो पहले कुरान खानी कराते हैं, फिर महफिल मिलाद कराते हैं, फिर हम शिफ्ट होते हैं जी। तो ये बरक़ात इससे ऐसी मिलती हैं कि जो भी असरात होते हैं, गैबी मखलूक़ात होती हैं, उनसे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब वो कहें मैं अभी तो कुरान खानी नहीं करा रहा, लेकिन मैं खुद से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो उसे चाहिए सूरह बकरा पढ़े। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ सूरह बकरा की तिलावत करेगा, वहाँ जो भी असरात है, नज़र बद है या नेगेटिव एनर्जी है तो वो वहाँ से माइनस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और बाद वक़्त ऐसा होता है अल्लाह के कलाम की बरकत से नेगेटिव पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है। वो चीज़ें जो दूसरों को नुकसान दे रही थी आपको फ़ायदा देने लगती है। तो इसी तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसे हम आम फहम ज़बान में ये कहते हैं कि यहाँ असरात थे, अब अल्लाह का कलाम पढ़ा, असरात ख़त्म हो गए। यहाँ नज़र बद थी और हमने अल्लाह का कलाम पढ़ा, वो ख़त्म हो गई। हाँ, इसी तरह बहुत सारे बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं बताई हुई कि वो पढ़ी जाए तो बरकत होती है। जैसे मैं आपको बहुत आम अलहम शरीफ पढ़ा करें, एक बहुत बड़ी दुआ है और बहुत बरकतें नाजिल होती हैं। और आसिफ जिस घर में वहाँ पढ़े तो आसिफ बजाय नुकसान देने के फ़ायदा देने लगते हैं। अच्छा। आपकी दुश्मनी के बजाय आपसे दोस्ती करने लगते हैं। आसिफ दोस्ती करने लगते हैं? आसिफ दोस्ती करने लगते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आसिफ आपसे दोस्ती करने लगे? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे एक शख्स को आपने तकलीफ दी तो वो आपको यकीनन तकलीफ लौटाएगा। यानी आपको तकलीफ देगा। आपने उसको नुकसान दिया, वो नुकसान देगा। इसी तरह कुछ आपने दुआएं ऐसी पढ़ी जिसको उसको नुकसान नहीं हुआ, वो जला नहीं, उसको राहत मिली, सुकून मिला, उसको राहत क़ल्ब मिला, उसको सुकून क़ल्ब मिला, उसने इत्मीनान महसूस किया। आपसे नेगेटिविटी अपनी जान के अमान पाऊँ तो कुछ कहूँ ये नहीं कहा, बल्कि रहमत महसूस की, आपके वजूद से उसको फ़ायदा हुआ। तो उसके एवज़ वो भी आपको फ़ायदा देगा, वो भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा। जब अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि वो गैबी चीज़ें जो आपको नुकसान देना चाहती हैं आपकी दोस्त बन जाएगी। ये अल्लाह के कलाम की बरकत, अल्लाह के कलाम की बरकत है। अच्छा जी, मुफ्ती साहब आप बताएं कि कैसे उस घर को, जिस घर में आसेब है, असर है, आवाज़ें आ रही हैं, लोगों को अजीब अजीब कुछ फील हो रहा है, उस घर में कैसे रहा जाए, उसको रहने के काबिल कैसे बनाया जाए? पहली बात ये है कि एक होता है घर में आसेब हो, ठीक। अच्छा, बाज़ ऐसा होता है कि घर में आसेब नहीं है मगर वो घर रास नहीं आता। अच्छा। हाँ, बाज़ ऐसे भी होता है ना, जैसे कि बाज़ ऐसा होता है कि वो घर में जब रास नहीं आता तो उस घर में अगर बंदा शिफ्ट होता है तो उस रास ना आने की वजह से फिर उस घर में मुख्तलिफ मसाइल हो जाते जबकि आसेब नहीं होता। अच्छा। अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे मेरे पास भी केसेस आए कि भाई जो बंदा उसने घर ले लिया, अब घर रास नहीं आ रहा, अब वो घर रास नहीं आ रहा। ये जो डिफरेंस है ना कि घर में आसेब नहीं है लेकिन घर रास नहीं आ रहा, तो ये किस तरह पता चलेगा कि भाई रास नहीं आ रहा? जैसे इरशाद भाई ने कहा ना कि उस फील्ड का जो माहिर होगा ना, उस फील्ड के माहिर से जाकर इस्तिखारा करवा लिया जाए, उसके मकान मतलब जो घर रास नहीं आता उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है? लोगों की जॉब का इशू होता है, असबाब हो सकते कोई हैं, बीमारियों ऐसे भी हो सकते हैं कि उस घर में जाने के बाद एक शख्स ने घर जो है वो बैंक के बेस पर ले लिया। अब लेने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा था, यानी भाई बहन वगैरह, भाभी वगैरह सब रह रही थी। अब जॉइंट फैमिली थी, मुश्किलात हो रही थी, शिफ्ट हो गया। अब चूंकि बैंक से ले लिया था ना, अब लेने के बाद जब शिफ्ट हुआ और उसके बाद जब शिफ्ट होने के बाद मेरे पास आया, कहने मौलाना चेक करें कैसा है। मैंने कहा घर रास नहीं आएगा। उसने कहा इस घर में फिर क्या होगा? मैंने कहा इस घर में जाने के बाद आप माशी तंगी में आ जाओगे। अच्छा। अब वो पेट्रोलियम जो है वो इंजीनियर उसके अंदर था, वो पाकिस्तान पेट्रोलियम उसमें था, जिसमें अब भी काम अच्छी करते उसमें पोस्ट था। अब वो कहने लगा हजरत मामला तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं तो सेविंग भी कर रहा हूँ। मैंने कहा शिफ्ट कब हुआ? कहने अभी 1 हफ्ता हुआ। मैंने कहा 2 महीने बाद बताना, क्योंकि वो घर रास नहीं आ रहा। उस घर की वजह से अब आपको बीमारी
सॉरी उस घर में जाकर जो है वो आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको रोज़ी की तंगी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बाज को ऐसा होता है कि वो घर रास नहीं आता तो वहाँ जाते ही साथ वो बीमार हो जाएगा, आए दिन बीमार होगा। अच्छा, अब मामला ये है, एक यहाँ पर एक सवाल मैं कायम करता हूँ, घर रास नहीं आ रहा और ले लिया, तो अब ले लिया तो वापस शिफ्ट करना तो आसान नहीं रहा ना कि वो इतना फाइनेंशियल लॉस होता है, फिर टाइम इतना तो उसके लिए फिर रूहानी देखते हैं कि कोई तरीका है जिस तरीके की वजह से ये रास आ सके। कुछ ऐसे सदकात होते हैं, वो सदकात यानी मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि मुर्गी सदका कर लो या कोई क्या कहते हैं बकरा सदका कर लो, सिरिपाई सदकी करवा लो, इस तरह, या किसी गरीब को कुछ खाना दे दो, तो इस सूरत में क्या होगा, वो घर रास आना शुरू हो जाएगा। बाज़ ऐसी सूरत होती है कि घर किसी हाल में रास नहीं आना, और बाज़ ऐसा भी होता है, ये तो बात हो गई कि घर जिन्नात नहीं है, जादू नहीं है, और मगर ये कि घर रास नहीं आ रहा, तो ये भी मालूम करना चाहिए। एक तो युवा, दूसरा ये है कि आज के दौर में कहेंगे ये तो ये 10-20 साल पहले ये घर के हवाले में ये लोगों के शऊर शुरू हुआ, घर में जिन्नात है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सबसे पहले सवाल है कि हमारे लिए सबसे पहले चीज़ कुरान और हदीस है। हमें ये देखना है कि क्या कुरान और हदीस में ऐसा कुछ जिक्र मिलता है दौरे मुस्तफ़ा में कि बाकायदा जिन्नात घर में हों और उसकी तंग हो रहे हों, सहाबा तंग हो रहे हों, हुजूर के बारगाह में गए हों और हुजूर ने इसका हल बताया हो, इस तरह का कोई अगर वहाँ से हमें मिल जाए तो फिर हम कहेंगे आमन्ना सद्दक़ना, हम मानेंगे और तस्दीक करेंगे। जब इस बात को हम जहन नशीन करते हुए, चूँकि आज के दौर में कई लोग हैं जो शादी का इस्तिखारा कराते जबकि 20 साल पहले नहीं होता था, या होता था तो कम होता था। तो यहाँ अगर हम इमाम जो है बहकी शरीफ, एक हदीस शरीफ का हवाला, दूसरा मुस्नद इमाम अहमद के अंदर है, हज़रत खालिद जो है, हज़रत खालिद बिन अबू दजाना, ये सहाबी हैं, वो सहाबी के साहबजादी हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद साहब हुजूर के बारगाह में आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बिस्तर पर जब सोने के लेटता हूँ तो मुझे बाकायदा चक्की चलने की, जैसे चक्की चलने पर जो आवाज़ आती है ऐसी आवाज़ मुझे आती है। अच्छा। मुझे शहद की भुनभुनाहट की आवाज़ आती है। अच्छा, मुझे ऐसी सूरत में जो है वो मुझे बिजली की चमक नजर आती, घर के अंदर मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मुझे जो है वो बिजली की चमक नजर आती है, शहद की भुनभुनाहट की आवाज़ आ रही है। मुझे वहाँ पर वो कह रहे हैं चक्की की चलने की आवाज़ आ रही है, और चक्की की चलने की आवाज़ आ रही है या रसूलल्लाह। और उसके बाद जब मैं मरऊब होकर उठता हूँ तो का काला सियाह कोई चीज़ नज़र आ रही है, और ऐसी नज़र आ रही है कि अगर उसको मैं हाथ लगा रहा हूँ तो वो ऐसा जानवर जो कांटे वाला जानवर, और वो जानवर वो जो काला सियाह वो कभी मेरे घर के अंदर है, कभी सहन में है, और शोला निकाल रहा है। कहा कि वो शोला मुझ पर आकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे घर को जला देगा। या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? हुजूर ने कहा तुम्हें भी ईज़ा दी जाए, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम। अब यहाँ एक इस जुमले पर अगर बंदा गौर करे तो ये है कि आज कई ऐसे हैं जो बड़े वजीफे पढ़ते हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मुफ्ती हैं, वो कहते हैं मैं तो इतना बड़ा आलिम हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ। भाई कई ऐसे मुफ्ती हैं जिन पर जादू हो जाता है, वो कहते हैं मैं तो वजीफा, मैं तो आलिम हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, मुझ पर कैसे हो सकता है? तो सहाबी को हुजूर कहते तुम्हें भी क्या ईज़ा पहुँचा दे? फिर हुजूर ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, और कहा अली इधर आओ, अली लिखो। हज़रत अली को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक तावीज़ लिखवाया जो मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, बहकी शरीफ में मौजूद है। और जब वो तावीज़ लिखवाया, अब यहाँ एक सवाल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है, आप हज़रत अली से कह रहे लिखो, ये शान हुज़ूर की है कि हुज़ूर को लिखना आता था, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अली से कह रहे हैं चूँकि बादशाहों का तरीक़ा यह है कि लिखवाया जाता है। चूँकि आज अगर उस्ताद से पढ़े तो हम लिख सकते हैं, और वो अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान से पढ़ा, वो क्यों नहीं लिख सकते? मगर ये शान है। हुजूर ने लिखवाने के बाद कहा कि ए अबू दुजाना, इसको अपने बिस्तर में तकिए के अंदर रख दो। आज अबू दुजाना कहते वो लेकर वो कागज़ जो लिखा हुआ था, वो इसका मतलब तावीज़ जो आज हमारे तावीज़ में भी लिख कर देते हैं, इससे तावीज़ का सबूत भी मिल रहा है। उसके बाद वो लाकर जब आप कहते हैं मैंने बिस्तर में रखा, तो कहा रात को जब मैंने रखा तो चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, चीख कर आवाज़ आ रही है, और आवाज़ आ रही ला तो उज़्ज़ा की कसम, वो तावीज़ निकाल दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, आइंदा आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, जिस घर में ये तावीज़ होगा उसको तकलीफ़ नहीं देंगे, छोड़ दो, निकाल दो वो। तो अबू दुजाना कहते हैं कि उस ज़ात की रसूलुल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक तावीज़ नहीं निकालूंगी हुजूर से जाकर न पूछूं। अब वो कहते हैं सारी रात आवाज़ें आ रही हैं, चीख की आवाज़ आ रही है, मगर वो कहते हैं हुजूर से पूछूंगा फिर निकालूंगा। वो कहते हैं कि सुबह इंतज़ार करना मुश्किल हुआ, सुबह फजर में हुजूर के पास पहुँचा, हुजूर से कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाल दो, वरना क़यामत तक वो अज़ाब वो तकलीफ़ में रहेंगे। सही, चलें अब यहाँ पर कॉल आ गई, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह मेरे इरशाद साहब से 3 सवालात हैं। जी जी। ये एक तो सवाल ये है कि ये दुश्मनों के खात्मे के लिए कुछ बताइए पढ़ने के लिए।
दूसरा ये सवाल है कि अगर किसी पे बहुत सख्त काला जादू करवाया गया हो, हाँ, और क्या कहते हैं मतलब पढ़ाई वगैरह भी वो इंसान करे तो फिर भी काला जादू खत्म ना हो, तो उसका क्या तोड़ है? और तीसरा ये कि बात दुरुस्त है कि ये जादू टोने से रंगत खराब हो जाती है किसी भी इंसान की, शख्स की, और वो कैसे होती है? मतलब रंग भी खराब किस वजह से होता है? क्या तरीकाकार ये लोग करते हैं और इसका कोई हल बताइए प्लीज। तीनों सवाल के जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है अस्मा, आप ये बताइएगा कि आपको किसी ने कुछ बताया है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है या आप वैसे रैंडम ये क्वेश्चन करें? अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई जी, उन्होंने आपसे क्वेश्चन किए काला जादू और मैं सुनने से जरा कासिर रहा हूं। वो ये कह रही थी कि जो काला जादू है अगर वो किसी ने करवा दिया है तो अब वो नहीं अगर ठीक हो रहा, काले मतलब उस इफेक्ट से बाहर नहीं आ रहा, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए अस्मा, अगर अपनी वालदा का नाम बताती हैं, मरीज़ का नाम बताती तो हम बहुत अच्छे से इलाज बता देते हैं। देखिए एक जनरल बता देते हैं कि किसी पे जादू हो गया है तो फलम्माल क़ाल मूसा मा जअतुम बिही सिहर, तो कुरान शरीफ की आयत है, पढ़ें, अल्लाह फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह, जादू दूर हो जाएगा। सूरह फलक और नास पढ़ें, अल्लाह फ़ायदा देगा, जादू दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अच्छा आप भी जवाब दीजिए उनके सवाल का। उनका ओवरऑल जो सवालात थे ना वो जादू से ही रिलेटेड थे कि अगर किसी पे जादू हो जाए और कैसे। हाँ उनका एक सवाल ये था कि क्या जादू के जरिए चेहरा का रंग तब्दील हो सकता है? हाँ, रंगत काली हो जाती है। जी हाँ, बाज़ दफ़ा देखें इसकी एक होती नज़र लग जाती है, नज़र की वजह से भी चेहरे का रंग पर जो है रंगत काली हो जाती है, सांवला हो जाता है, कशिश खत्म हो जाती है, या बाज़ लोगों के चेहरे पर जो है ना वो ऐसा होता है जैसे रेगमाल, ऐसा खुरदुला खुरदुला हो जाता है। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं ख़ास करके ये जादू के ज़रिए ख़ास करके चेहरे को ख़राब करने के, हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि भाई जो है वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक को मैंने बताया 1 महीने पहले ही रूहानी इशारा आ गया था कि शादी वाले दिन मेकअप इसका ख़राब कर दिया जाएगा और इसका चेहरा ख़राब हो जाएगा, खुरदुला खुरदुला। अच्छा, अब ये 1 महीने पहले रूहानी इशारा आया। अब ये है कि देखें इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बुज़ुर्गों की निगाह होती है और हदीस शरीफ में आता है इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, अल्लाह के नूर से दिखता है। मतलब काले जादू के जोर पर किसी की शादी वाले दिन 1 महीने उसके मेकअप को भी क्या खराब किया जा सकता है? 1 महीने पहले इस तरह की भी सिर्फ इसी 1 साल में 2 केसेस ऐसे आए। 1 महीने पहले का आया कि भाई ये इसके शादी के दिन इसका चेहरा, शादी से 1-2 दिन पहले इसका चेहरा खराब हो जाएगा, चेहरा की कशिश खत्म हो जाएगी, चेहरे पर दाने आ जाएंगे, ये सब चीजें। अच्छा, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी कौन बात करें, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। जी बंद है। जी बोलिए, जी बोलिए। कोरंगी से गुलाम नबी बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल ये था कि काफी अरसे से ना तबीयत मतलब सही नहीं रहती जी, तो मेडिकली भी करवाया और ये अपना क्या नाम है रूहानी मामला वाले कहते हैं कि भाई कोई बंदिश मारी हुई है, कोई जादू किया हुआ है। सवाल बताइए और अपना नाम बताइए प्लीज। गुलाम नबी। अच्छा, आप पूछ लीजिए। वालदा का नाम बताइएगा। वालदा का नाम आमना। ठीक है, बस आप होल्ड पर रहिए, अभी जवाब दे रहा हूँ। जी और हम देखते रहिए। जी। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूँ हज़रत के साथ में। अब ये है कि जादू के जरिए, अब जब 1 महीने पहले इशारा आया कि चेहरा उसका दाने पड़ जाएंगे, चेहरा सिया होगा, ये होगा। अच्छा, खाली उसका नहीं, दुल्हन की बहन का भी इशारा था, दुल्हन की भाभी का भी इशारा था, और यकीनन जो है शादी से 3 दिन पहले तीनों के चेहरे पर दाने शुरू हो गए और तीनों के मेकअप सेट नहीं हो रहे, चेहरे का अजीब हो गया, खुरदरा हुआ, ये हुआ। मुझे फ़ोन किया, मौलाना जो है इस तरह मामला था, ये वो आपने कहा था। फिर रूहानी कुछ पढ़ाई वढ़ाई की तो हट गया। अब यहाँ तो मैंने कर दिया, मगर एक कुरान की आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, आखिर तक। इस आयत मुक़द्दसा को अब आप तलाश करो, जिसको अपने चेहरे को पुरकशिश करना है, हसीन और जमील बनाना है, तो कुरान के समंदर में गोता निकाल लगाकर ये आयत निकाले। अल्फाज में बता रहा हूँ, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। इस आयत मुक़द्दसा को बुजुर्ग फरमाते कि अगर कोई 3 मरतबा या 11 मरतबा, अगर ज़्यादा मसला हो तो 40 मरतबा पढ़कर अगर पानी में दम करे और वो पानी से चेहरे को वो करे या स्प्रे कर लिया करे तो चेहरे पर नूरानियत आती चली जाएगी और चेहरा पुरकशिश होता चले जाएगा। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर जो कॉलर ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है वो ख्वाजा साहब से पूछेंगे कि क्या जवाब है। हमारे साथ रहिए, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है आसिफ ज़दा घर के हवाले से। अभी इसी हवाले से हमें बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं। हमारे एक अभी कॉलर थे ब्रेक से पहले, गुलाम नबी साहब, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो बीमार रहते हैं, इलाज वगैरह भी करवाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने उनका इस्तिखारा? जी मैंने देखा उन पर सिर्फ नजर बद है। अच्छा। उनको सूरह इखलास 3 बार 5 बार 7 बार पढ़ के पानी पे दम करके पीना चाहिए, अल्लाह शफा देगा इंशाल्लाह। सही। इसी साहब आप भी नजर बद है जी, नजर ठीक है, ओके जी। अब देखें, एक बात ये है कि हर डॉक्टर की अपनी तहकीक होती है, डिफरेंट डायग्नोसिस। ये है कि हर एक डॉक्टर का अपना एक इल्म होता है, अपनी रिसर्च होती है। अच्छा, जो एक तो सबसे बड़ा कि इस्तिखारा जो भी होता है रूहानियत का, वो कतई नहीं होता, वो ज़न्नी होता है। ज़न्नी होता है, यानी कि गलत भी हो सकता है। जैसे कि मैं भी अगर कुछ देखूँ गलत हो सकता है इस तरह। मगर जो मैंने रूहानी कि गुलाम नबी को शैतानी चीज़ खिलाई गई है। अच्छा। और उसकी वजह से इसकी खून में ख़राबी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, मैदा मुतासिर लग रहा है, पेट में तेज़ाबियत लग रही है और कमज़ोरी लग रही है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। सही। तो ये है कि इस सूरत में अगर सूरह यासीन को 7 मुबीन की तरीक़े के मुताबिक पढ़ें, यानी कि पहले यासीन का पहले मुबीन तक पढ़ें, पानी में दम करे, फिर शुरू से शुरू करे, फिर दूसरे मुबीन तक पढ़े, फिर पानी में दम करे, फिर शुरू से शुरू करे, तीसरी मुबीन तक पढ़े, फिर पानी में दम करे, फिर शुरू से शुरू करे, चौथी मुबीन तक पढ़े, फिर पानी में दम करे, फिर शुरू से शुरू करे, 5वीं मुबीन तक पढ़े, फिर पानी में दम करे, और फिर शुरू से शुरू करे, 6ठे मुबीन तक पढ़े, फिर पानी में दम करे, फिर शुरू से शुरू करे और 7वें मुबीन करते हुए मुकम्मल कर लें। अच्छा। इस तरह करें और अपनी उस बीमारी का तसव्वुर करते हुए पढ़ें। जब वो पढ़कर दम कर दें तो हुजूर का फरमान है खैरुद्दवा अल कुरान। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक दफ़ा इस तरह के किसी सोशल मीडिया में मैंने क्लिप सुना, उन्होंने कहा मुझे हैरत होती है, किसी को पेट में दर्द हो और वो किसी बाबा के पास जाता है, उसको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखें, हुजूर का फरमान हमारे लिए सबसे पहले, अल्लाह का फरमान, उसके महबूब का फरमान, हुजूर ने कहा बेहतरीन दवा कुरान है। और कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर तक का भी रूहानी इलाज किए तो ठीक हुए। तो इसका मतलब ये कि कुरान से और इस तरह जिक्र अस्कार से बीमार ठीक हो सकते हैं। चलें, एक हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ सिद्दी से। जी शाइस्ता, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे 2 सवाल है जी। एक ये सवाल है कि हमारे घर मेहमान आते हैं ना, तो वो हमें नजर लगा कर जाते हैं, या तो उनके जाने के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं, अक्सर ये होता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है, मेरी बहन है, उसके ना सर पे पहले दाने थे। अच्छा। फिर उसके बाद वो दाने ठीक हो गए। हाँ। फिर दोबारा दाने हुए, पीप इतना उसके सर में भरा हुआ था। तो अब उसके इतने बाल उतर रहे हैं, इतने बाल उतर रहे हैं, सारे उतर गए, थोड़े ही रह गए हैं उसके। डॉक्टर्स को भी दिखाया, दवाई भी दी है, कोई भी असर नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, कोई वजीफा बता दें। जी जी। वालदा का नाम आप बताइएगा अपनी? हाकिम ज़ादी, और मेरी बहन का नाम ईमान। अच्छा ठीक है, ओके। पहले सवाल का जवाब जी जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेहमान जाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मेहमान जाने से पहले आने के बाद आयतुल कुर्सी सही पढ़े, इंशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं होंगे। और दूसरा सवाल किया बहन के सर में दाने, उसके लिए बहुत खजूर और मुनक्का, खजूर और मुनक्का 7-7 दाने छोटे छोटे पीसेस में से काट लें, उसके बाद तवे पे पकाएं और इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह दाने भी खत्म हो जाएंगे, सर के दाने भी ठीक हो जाएंगे, बाल भी ठीक हो जाएंगे। बाल उनके ना बहुत झड़ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेहमान की सूरत में तो आते हैं, मगर वो आने वाले रहमत नहीं जहमत भी होते हैं। अच्छा। यानी वो ऐसे होते हैं कि जो आपसे हसद भी करते हैं या आपसे मुखालिफत भी करते हैं, मगर आपके यहाँ टपक पड़ते हैं। अब आ गए तो अब आपको फिर मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। वैसे तो मेहमान आए तो अल्लाह की रहमत है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में आते हैं, कुछ शैतानी वार करवा कर आते हैं, घर में कुछ डाल देते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इस सूरत में उस तरीक़ों में एक तरीक़ा यह है कि आप आयतुल कुर्सी को पढ़े और सूरह फातिहा को 70 दफ़ा, और इस नीयत से पढ़े कि ये जो कुछ अगर ये आई थी या आया था, इन्होंने जो कुछ किया था वो सब असर खत्म हो। पानी में दम करे, वो पानी घर वाले भी घर में छिड़काव पानी पर दम करके घर वाले भी पी लें। चलिए जी, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, सब आप कैसी हैं? मैं मिसिज महमूद बात कर रही हूँ बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्या पूछना चाहेंगी? हमारे मुफ्ती साहब आए हैं, हमने इनसे बात करनी है। जी जी कीजिए। घर के बारे में हमें कोई दुआएं बताएं ताकि हमारे घर बीते साबित होते बैठे हुए अल्लाह ने इन बेगरतों के दिल नरम कर दे। और मुझे मुफ्ती साहब का नंबर भी चाहिए भाई साहब जी, सफेद पगड़ में बैठे हैं, ये बहुत दिनों के बाद नजर आए, और पहले बहुत अच्छे पहले हमारी इससे बात होती थी। ये आपके चैनल से देखते खुशी होती है, मेरा भाई आते हैं और चीजें बताते हैं पढ़ने के लिए, तो प्लीज मुझे बताएं, और मुझे इनका नंबर भी चाहिए, कैसे मिलेगा? जी ठीक है, वो आप पीसीआर से जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। मैं आपका क्वेश्चन जो है वो मुफ्ती साहब से पूछ लेती हूँ। जी मुफ्ती साहब, हाँ
अच्छा, घर ना बिकने का एक तरीक़ा ये है कि या तो सूरह फातिहा को 360 मरतबा अगर इस नीयत से पढ़ें कि घर बिक जाए, और इस नीयत से पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे। मगर सूरह फातिहा को पढ़ने के लिए ना मैं कहता हूँ ज़ौक़ से पढ़ें, शौक़ से पढ़ें और तर्जुमे को मलहूज़ रखते हुए पढ़ें। इसका तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो अंदर वो कैफियत हो, वो अर्रहमान रहीम कहते वक्त वो उसकी रहमानियत और रहीमियत की मज़े को ले। अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, उसके बाद उस जुस्तजू में कि वो खुदा के बारगाह में है। हदीस शरीफ में आता है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह के हुस्न के जलवों को देख रहे हो। अगर इस मकाम पर नहीं पहुँचे तो इस तरह पढ़ो कि वो देख रहा है। हाँ। इस तसव्वुर के साथ कि खुदा के बारगाह में, और वही तो है कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन, जब वो चाहे किसी चीज़ का इरादा वो हो जाता है। इस तसव्वुर के साथ 360 मरतबा रोज़ाना पढ़े, पानी में दम करे और अपने ऊपर दम करे, अल्लाह से दुआ मांगे। वो पानी अगर चाहे तो घर के चारों कोने पर छिड़के, इंशाअल्लाह इसी बरकत से अगर वो जो भी होगा बंदिशें भी हटेंगे और घर बिकने का असबाब भी बनेगा। सही जी। सूरह इब्राहिम पढ़ें 7 बार। अच्छा, सूरह इब्राहिम पढ़ें। घर खरीदना हो तो भी सूरह इब्राहिम पढ़ें, और अगर घर बेचना हो तो भी सूरह इब्राहिम, और अगर शिफ्ट करना हो, रेंट पे जाना हो, सूरह इब्राहिम पढ़ें। इंशाअल्लाह तीनों सूरतों में घर के जो मसाइल हल हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे शो पर आए, और आज हमने आसिफ ज़दा घर के हवाले से बात किया। आज हमने ऐसे घर के हवाले से बात की, ऐसे घरों के हवाले से जो लोगों को रास नहीं आता, और आई होप कि आपको जो है वो आज बहुत कुछ पता चला होगा। ये जितनी चीज़ें भी पढ़ने के लिए बताएंगे ये ज़रूर पढ़ें, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया। फीडबैक अपना सोशल साइट पर ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी एट 10।